प्रणाम। मैं रोहित वशिष्ठ विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश का छात्र आज आपके सम्मुख पर्यावरणीय प्रदूषण या फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और उसके अंदर भी एयर पोल्यूशन उसके साथ टॉपिक लेकर के आया हूँ। सबसे पहले पर्यावरणीय प्रदूषण या फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पर्यावरणीय प्रदूषण आज के समय की एक प्रमुख समस्या बन चुकी है, जिसका प्रभाव केवल एक देश पर ही नहीं बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक रूप से पूरे पृथ्वी पर पर्यावरणीय प्रदूषण का प्रभाव दिखता है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यदि रिपोर्ट्स की माने या फिर उसके रुझानों की माने तो विश्व के लगभग आधे देशों में कार्बन मोनोऑक्साइड कैपिटल C कैपिटल O जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैपिटल C कैपिटल O, और इसी प्रकार से कैपिटल C स्मॉल O एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कोबाल्ट का। तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं हो सकते। कैपिटल C कैपिटल O ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम दम घोटू गैस भी कहते हैं। दम घोटू अर्थात इससे दम घुटता है। किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से, क्योंकि इसकी हीमोग्लोबिन, जैसे कि यदि मैं नॉर्मल प्रक्रिया बताऊं तो हमारे रेस्पिरेशन में, हमारे श्वसन में जीवधारियों अर्थात जीवों जो जंतु होते हैं या फिर ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? O2 लेते हैं और हीमोग्लोबिन उसको हर कोशिका तक पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर वो हर सेल तक पहुंचता है। परंतु जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की या जुड़ने की जो क्षमता होती है वो 300 गुना अधिक होती है। किससे? ऑक्सीजन से। तो ये ऑक्सीजन को रिप्लेस करके और खुद किसके साथ जुड़ जाती है? हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। ये श्वसन क्रिया द्वारा हम लेते हैं, पूरी वायु लेते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाएगी, जिससे कि अब जब ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचेगी तो हमें हमारा जो रेस्पिरेशन है वो पूरा नहीं हो पाएगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी और हमारी जो सांस है वो फूलने लगेगी और धीरे धीरे हम दम तोड़ सकते हैं, जिससे कि हमारी मृत्यु हो सकती है। मानव या फिर जंतुओं की मृत्यु हो सकती है जो भी ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के रूप में लेते हैं। तो ये दम घोटू गैस भी कहते हैं इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो WHO, वापस टॉपिक पे आओ तो जो WHO है, WHO के अनुसार, WHO के रुझानों के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रुझानों के अनुसार विश्व के लगभग आधे देशों में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा स्वास्थ्य के दृष्टि से अपने हानिकारक स्तर को पार कर चुकी है या फिर हानिकारक स्तर में पहुंच चुकी है विश्व के आधे देशों में। और विश्व के लगभग 1/3 देशों में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रुझानों के अनुसार विश्व के लगभग 1/3 देशों में सीसा या फिर लेड है, ये भी एक पर्यावरण प्रदूषक है और एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट का काम करता है। तो जो सीसा है या फिर लेड है, ये किसमें पहुंच चुका है? सीसा या फिर लेड जो है ये 1/3 देशों में अपने हानिकारक स्तर तक पहुंच चुका है। ये जो सीसा या फिर लेड है, और इसके आगे यदि मैं बढ़ूं, ये सीसा या फिर जो लेड है, इसका प्रभाव यदि मैं बताऊं कि इसका कहां पे, जैसे कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव कहां पे पड़ रहा था? हमारे श्वसन तंत्र में हमको ऑक्सीजन को लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उसका असर रेस्पिरेशन सिस्टम में पड़ता है। ऐसे ही जो सीसा होता है, लेड होता है, इसका प्रभाव हमारे शरीर की संघ में पड़ता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ये जो सीसा है ये हम श्वसन के माध्यम से लेते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये मस्तिष्क को असर करता है। कौन? सीसा। अब यदि मैं आगे बढ़ूं पर्यावरणीय प्रदूषण पे, तो जो समस्त जीवधारी हैं या फिर समस्त जीवधारी में माइक्रोब्स आते हैं, हमारे जीव जंतु आते हैं, पादप आते हैं, ये भी समस्त जीवधारी में आते हैं। तो जो समस्त जीवधारी हैं ये अपने वृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए एवं अपने जीवन यापन के लिए संतुलित पर्यावरण पे आधारित है। परंतु यदि पर्यावरण प्रदूषण होगा तो जो पर्यावरण प्रदूषक हैं वो इस संतुलित पर्यावरण को असंतुलित कर देते हैं, असंतुलित पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है, जिससे कि पौधों को या फिर समस्त जीवधारियों को अपने वृद्धि, विकास एवं जीवन यापन करने में पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव सहने पड़ते हैं। और यदि अब मैं आगे बात करूं कि प्रदूषण की, तो प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण की बात करो तो जो
पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन क्या होता है? तो वायुमंडल में, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में या फिर जो बाह्य वायुमंडल है, वायुमंडल में प्राकृतिक पर्यावरण इसे कह सकते हैं वायुमंडल को। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण में भौतिक रासायनिक रूप में जब अवांछनीय या फिर अकार्बनिक, जो अकार्बनिक बाह्य तत्व हैं, अवांछनीय अर्थात अनडिजायरेबल, या फिर और जो अकार्बनिक तत्व हैं अर्थात जो अकार्बनिक तत्व हैं जो कि प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक या फिर रासायनिक रूप से परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि समस्त जीवधारियों को दुष्प्रभाव, जीवधारियों में दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। और ये क्या कहलाता है? ये प्रदूषण कहलाता है। ये कहलाता है प्रदूषण। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, जैसे कि स्थल, जल एवं वायु में, स्थल, जल एवं वायु में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो कि पादपों को, जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं, क्या कहलाता है? ऐसे परिवर्तन प्रदूषण कहलाते हैं। ऐसा परिवर्तन पर्यावरणीय प्रदूषण या फिर प्रदूषण कहलाता है। अब यदि मैं आगे बात करूं प्रदूषण से आगे, तो जो प्रदूषण है इसके विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि पर्यावरणीय प्रदूषण क्या क्या प्रकार है? तो वायु प्रदूषण हो सकता है। मुख्यतः हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 4 प्रकार के प्रदूषण जो होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर भू प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण। ये 4 मुख्य प्रकार हैं। परंतु धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो प्रदूषण भी बढ़ रहा है और प्रदूषण के प्रकार भी, जैसे कि रेडियोधर्मी प्रदूषण, जब ये एटॉमिक बॉम्ब्स का निर्माण हुआ, या फिर हमने रेडियोधर्मिता में आगे जो एक्सरे है या फिर यूवी रे है, इनमें जब हमने सोच शुरू किए तो इनसे संबंधित उत्पाद भी बने। अब इनसे संबंधित उत्पाद बने तो रेडियोधर्मी प्रदूषण बना। ऐसे ही अब जब ई अपशिष्ट प्रदूषण होता है। ई अपशिष्ट प्रदूषण क्या है? जैसे कि जो भी हम फोन यूज कर रहे हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज करते हैं, उनका भी कचरा जो है उसका निस्तारण कैसे होगा? उसका निस्तारण की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है तो उसको कहेंगे हम ई अपशिष्ट प्रदूषण। तो नए प्रदूषण जो कि अब सामने आ रहे हैं, ऐसे ही कीटनाशक प्रदूषण, जो हम विभिन्न कीटनाशक यूज कर रहे हैं उनकी वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, जैसे कि उनकी वजह से जो समुद्र में प्रदूषण देखने को मिलता है, और विभिन्न जो किसानों के मित्र कहे जाने वाले केंचुए हैं उनमें उसका असर देखने को मिलता है कीटनाशकों का। ऐसे ही अन्य जो कि मानव के लिए या फिर हमारी फसलों के लिए उपयोगी हैं उनमें देखने को मिलता है ये कीटनाशक प्रदूषण है। ऐसे ही हम अन्य प्रकार के प्रदूषण, जैसे ताप प्रदूषण, ताप संबंधी प्रदूषण, ये सब प्रदूषण हम नए प्रदूषण देखने को मिलते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण के अंदर। अब यदि मैं पर्यावरणीय प्रदूषण के मुख्यतः प्रकार बताऊं कि पर्यावरण प्रदूषण को हम 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रदूषण और एक होता है मानव जनित प्रदूषण। ये ऊपर से यदि हम थॉरोली देखें तो ये इसके प्रकार होंगे: प्राकृतिक प्रदूषण और मानव जनित प्रदूषण। तो जो भी ये वायु प्रदूषण था, ध्वनि प्रदूषण था, इसमें हम दोनों फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, मानव जनित प्रदूषण को भी और प्राकृतिक प्रदूषण को भी। ये प्राकृतिक प्रदूषण क्या होता है? जो कि प्रकृति से जुड़े हुए हैं उनकी वजह से जो प्रदूषण होता है वो प्राकृतिक प्रदूषण। जैसे कि इसका एग्जांपल से हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि जो पशु होते हैं वो जुगाली करते हैं, उनकी जुगाली करने से CH4 जो मीथेन गैस है वो रिलीज होती है। ऐसे ही जो धान के खेत होते हैं, धान के खेतों से CH4 या फिर मीथेन गैस रिलीज हो रही है, तो ये प्राकृतिक प्रदूषण है। भले ही उससे CO2 की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो रही है, किंतु कुछ तो वृद्धि हो रही है, उसको हम प्राकृतिक प्रदूषण के अंदर पढ़ते हैं। तो ये भी एक प्रदूषण है किंतु प्राकृतिक प्रदूषण है। ऐसे हम मानव जनित प्रदूषण पढ़ते हैं। मानव जनित जिसके नाम से ये पता चल रहा है, मानव की वजह से, मानवीय गतिविधियों की वजह से जो प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, या वायुमंडल में जो प्रदूषक है उनकी मात्रा में वृद्धि हो रही है, वो क्या कहलाता है? मानव जनित प्रदूषण कहलाता है। इसमें हम सभी ध्वनि प्रदूषण, पूरा मानव जनित प्रदूषण होता है कि जो भी वाहन है वो सब मानव की वजह से, वाहन है या फिर उद्योग है, मानव की वजह से, वो मानवीय गतिविधियों की वजह से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो ध्वनि प्रदूषण। तो ऐसे ही ये सब क्या है? मानव जनित प्रदूषण। तो 2 प्रकार के प्रदूषण मैंने पढ़े, प्राकृतिक प्रदूषण और मानव जनित प्रदूषण। अब यदि मैं अपने अगले टॉपिक पे आऊं तो प्रदूषक या फिर पॉल्यूटेंट्स।
प्रदूषक क्या होता है? पॉल्यूटेंट्स जो भी जो कारक प्राकृतिक पर्यावरण को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रदूषक या फिर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि अब इसमें भी हम प्रकार पढ़ते हैं, पॉल्यूटेंट्स के प्रकार पढ़ते हैं। अब इसमें एक समझने वाली बात यह है, जो प्रदूषक होते हैं जैसे CO2, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि CO2 है, या फिर ये प्रदूषक की भी भूमिका निभाते हैं। CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब प्रदूषक की भूमिका भी निभाते हैं। तो यदि ये जो प्रदूषक हैं इनकी मात्रा सीमित हो तो ये प्राकृतिक रूप से सही होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है कि यदि ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी में उपस्थित ही ना हो तो पृथ्वी का तापमान कितना होगा, अर्थात पृथ्वी का तापमान बिना ग्रीन हाउस गैसों के उपस्थिति में कितना होता? तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता। तो कुछ मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो पृथ्वी में सभी जीवधारियों के जीवन यापन के लिए आवश्यक है, किंतु यदि उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो वो प्रदूषक कहलाते हैं, वो प्रदूषक की तरह भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि CO2 वायुमंडल में 0.0321% मात्रा में पाया जाता है गैसों की लिस्ट में, वायुमंडल में, अपने नॉर्मली फॉर्म में। परंतु यदि इसकी मात्रा में वृद्धि होती है, यदि हम फॉसिल फ्यूल्स का खनन करते हैं और फॉसिल फ्यूल्स को निकालते हैं और उसका फिर दोहन करते हैं, तो उससे CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी और फिर वो प्रदूषक बन जाएगी। तो इनकी मात्रा प्रदूषक का मतलब इनकी मात्रा ही है जो कि इनको प्रदूषक की कैटेगरी में डालती है, पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में डालती है। अब यदि मैं आगे बात करूं प्रदूषकों के प्रकार की या फिर टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स की, तो पॉल्यूटेंट्स को हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स या फिर एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो पॉल्यूटेंट्स जो प्रदूषक अपने मूल रूप में सभी जीवधारियों को प्रभावित करते हैं या फिर पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, वो क्या होते हैं? प्राइमरी या फिर प्राथमिक प्रदूषक हो। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उद्योगों से निकली और सीधा वो प्रभावित करने लग जाती है किसको? पर्यावरण को। तो ये होगी प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ऐसे ही यदि मैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करूं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? जो प्रदूषक अपने मूल रूप में न होकर अपने पर्यावरण में अन्य गैसों से अभिक्रिया एवं रासायनिक क्रिया करके परिवर्तित हो जाती है और फिर वो परिवर्तित रूप पर्यावरण को प्रभावित करता है, पर्यावरणीय प्रदूषण करता है। जैसे कि एसिड रेन भी एक पर्यावरणीय प्रदूषण है। किसकी वजह से हो रहा है? तो H2SO4 और HNO3 बन रहा है, इसकी वजह से एसिड रेन हो रही है। ऐसे O3 नॉर्मली हम जनरेट नहीं करते हैं, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के योग से बन रहा है O3। या फिर ओजोन। अब ओजोन में एक समझने वाली बात यह है, जो ओजोन है ये यदि समताप मंडल में है तो ये सभी जीवधारियों के लिए, ये पर्यावरण के लिए लाभदायक है क्योंकि ये यूवी रेज को वहां पे अवशोषित करती है। किंतु यदि वही ओजोन हमारे क्षोभ मंडल या फिर हमारे नॉर्मल वायुमंडल के सबसे निचले स्तर ट्रोपोस्फीयर में होती है, यही O3, तो ये हमारे लिए हानिकारक है। किस प्रकार से हानिकारक है? इसकी वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक फोटोकेमिकल जो स्मॉग बनता है वो किसकी वजह से बनता है? उसका जो प्रमुख कारक है वो कौन है? O3, क्षोभ मंडल में उपस्थित ओजोन या फिर O3। तो O3 भी पॉल्यूशन क्रिएट करने में कारगर है क्षोभ मंडल में। अब आगे यदि मैं ये हुआ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, क्योंकि ये नॉर्मली हम सीधा O3 को उत्सर्जित नहीं करते हैं, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आती है। इसके बाद तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया। अब यदि इससे और भी इसके प्रकृति के आधार पर यदि मैं कहूं, किसकी प्रकृति के जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका एक और क्लासिफिकेशन है, तो उनकी प्रकृति के आधार पर या फिर उनके अपघटन के रूप में, कि उनका अपघटन कब हो रहा है उसके रूप में, उनके अपघटन की
अवधि के आधार पर यदि मैं क्लासिफाई करूं प्रदूषकों को या पॉल्यूटेंट्स को, तो 3 प्रकार के हो सकते हैं पॉल्यूटेंट्स। पहला होता है डिग्रेडेबल या फिर नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट। सेकंड होता है नॉन डिग्रेडेबल सेकंड होता है स्लो डिग्रेडेबल एंड परसिस्टेंट या फिर परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट, और थर्ड होता है नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। पहला जो प्रकार है इसमें डिग्रेडेबल या फिर नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट। ये क्या होता है? ये होता है डिग्रेडेबल, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्षरणीय या फिर अस्थायी प्रदूषक। क्षरणीय या फिर अस्थायी प्रदूषक। तो इसमें क्या है, इसका यदि मैं पहले उदाहरण बताऊं और फिर इसका वो बताऊं, फिर इसको बारे में बताऊं, तो उदाहरण है इसका जैसे कि घरों में पड़ा हुआ कचरा। घरों में जो जैविक कूड़ा होता है, जो जैविक कूड़ा जैसे कि प्याज के छिलके हैं या फिर जो भी हमारे घर में जैविक कूड़ा होता है, और घरों में पड़ा हुआ जैविक कूड़ा हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं? डिग्रेडेबल या फिर जो घरों की जो सीवर लाइन होती है, सीवर लाइन का जो गंदा पानी होता है वो भी डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट में आती है या फिर नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट में आते हैं। तो ये क्या होते हैं जो कि कम अवधि में या फिर अल्प अवधि में अपघटित हो जाते हैं, अपघटित होने में कम समय लेते हैं, और ये जो भी प्राकृतिक कारक है जैसे कि ताप है, वायुदाब है, आर्द्रता है, या फिर माइक्रोब्स भी प्राकृतिक कारकों में आते हैं। माइक्रोब्स की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं, इनके ही अंडर में अपघटित हो जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये डिग्रेडेबल या फिर नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। जो भी परमानेंट नहीं है तो नॉन परसिस्टेंट या फिर अस्थायी हो गए। अब यदि मैं सेकंड पॉल्यूटेंट की बात करूं जो था स्लो डिग्रेडेबल या फिर परमानेंट पॉल्यूटेंट। स्लो डिग्रेडेबल अर्थात जो पॉल्यूटेंट्स बहुत ही मंद गति से अपघटित होते हैं, वो कहलाते हैं स्लोली डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स या फिर परमानेंट पॉल्यूटेंट। तो इनको एक तरह से परमानेंट पॉल्यूटेंट्स कह सकते हैं, क्योंकि किसके नॉन परसिस्टेंट या फिर अस्थायी पॉल्यूटेंट्स के अपेक्षाकृत ये स्थायी प्रदूषक हैं। क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? तो प्लास्टिक इसका एग्जांपल है, प्लास्टिक हो गया, और ये इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, प्लास्टिक वगैरह। और अब यदि मैं आगे बात करूं, थर्ड जो कैटेगरी थी वो थी एक तो डिग्रेडेबल हो गया, एक नॉन डिग्रेडेबल स्लो डिग्रेडेबल, और एक तीसरा है नॉन डिग्रेडेबल लास्ट कैटेगरी हो गई इसकी। नॉन डिग्रेडेबल क्या होता है? जो कि डिग्रेडेबल ही नहीं होते, मतलब जो कि अपघटित होने में सदियां लगा देते हैं या फिर दशकों बीत जाते हैं, तब जाके अपघटित होते हैं। तो इनको एक तरह से अक्षरणीय भी कहा जाता है, अक्षरणीय हिंदी में नॉन डिग्रेडेबल को। और इसके यदि मैं एग्जांपल्स दूं तो जो नाभिकीय संयंत्रों से या फिर जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट हैं उनको अपघटित होने में वर्षों लग जाते हैं। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं? रेडियोधर्मी अपशिष्ट। ये एग्जांपल्स हैं किसके? नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के। रेडियोधर्मी अपशिष्ट, नाभिकीय संयंत्रों से ये रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो है वे उत्पन्न होते हैं और फिर अपने अपघटित होने में कई वर्ष या फिर सदियां लगा देते हैं, रेडियोधर्मी अपशिष्ट। तो ये किसके एग्जांपल है? नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के एग्जांपल। अब यदि मैं आगे बात करूं पॉल्यूटेंट्स से यदि आगे बात करूं कि जो पर्यावरणीय प्रदूषण है, पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं? पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रभाव या फिर जो कारण है पर्यावरणीय प्रदूषण के, क्या कारण है? तो सबसे पहला जो कारण होगा या फिर कारण हो सकते हैं, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि होना। तो जनसंख्या में जैसे जितनी ज्यादा वृद्धि हो रही है, प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा तो उतनी ही है पृथ्वी में, तो परंतु उनका उपभोग करने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा? जो वो प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करेंगे और फिर उसमें परिवर्तन करेंगे और उससे प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, और उससे जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो बिगड़ रहा है। और अब यदि मैं आगे नेक्स्ट इसके कारण की बात करूं, इसके पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण की बात करूं, तो कीटनाशकों का प्रयोग होना,
और ऐसे ही कीटनाशकों का प्रयोग, जैसे कि जब हम खेतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग को छोड़ के जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करते हैं या रासायनिक उर्वरक जो हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो वो बारिश जब आती है तो वो बारिश के माध्यम से अपने समुद्र में लीचिंग के द्वारा, अपने समुद्र में नदियों के द्वारा ये समुद्र में पहुंच जाते हैं। समुद्री जीवों को इससे नुकसान पहुंचता है, समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्षति पहुंचती है, वहां का पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाता है, वहां पर्यावरण असंतुलन हो जाता है। ऐसे ही यदि मैं आगे बात करूं तीसरे कारण की, किसका, पर्यावरणीय प्रदूषण के और कारणों की, तो औद्योगिकरण हो गया या फिर शहरीकरण है। ऐसे ही इसके बारे में तो और बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी को विदित ही है। इसके बाद और इसके और कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि जो यातायात है, यातायात में या फिर जो परिवहन है उनकी संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि होना और उनका अधिक से अधिक उपयोग होना यातायात के साधनों का, ये सब किसके कारण है, पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और अब यदि मैं आगे बढ़ूं तो जो मेरा मेन टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन या फिर वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण क्या होता है कि वायु प्रदूषण क्या होता है, यदि डब्ल्यूएचओ की परिभाषा के अनुसार, डब्ल्यूएचओ द्वारा एक परिभाषा दी गई है वायु प्रदूषण की, कि वायुमंडल में या फिर प्राकृतिक पर्यावरण या फिर वायुमंडल में जब कुछ अवांछनीय परिवर्तन हो जाते हैं, वायुमंडल में अवांछनीय परिवर्तनों द्वारा जो कि मानव एवं मानवीय पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, तो ये वायु प्रदूषण कहलाता है। ये वायु प्रदूषण कहलाता है। ये किसके अनुसार है, डब्ल्यूएचओ के या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये वायु प्रदूषण की परिभाषा है। और वायु प्रदूषण बताने से पहले वायुमंडल का ही संरचना बताऊं कि वायुमंडल की क्या संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर बताऊं, तो वायुमंडल में सबसे पहले यदि हम पूरे वायुमंडल को देखें, पृथ्वी के वायुमंडल को देखें, तो पृथ्वी के वायुमंडल को ताप एवं वायुदाब के आधार पर, तापक्रम एवं वायुदाब के आधार पर 5 मंडलों में या फिर 5 स्पीयर्स में डिवाइड किया गया है। यदि मैं टॉप टू बॉटम बताऊं तो सबसे पहले ऊपर से नीचे को एक्सोस्फीयर या फिर नीचे से ऊपर को बताऊं, बॉटम टू टॉप बताऊं, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर या फिर समताप मंडल, उसके बाद मीजोस्फीयर या फिर मध्य मंडल, उसके बाद आयनोस्फीयर या फिर आयन मंडल, और फिर एक्सोस्फीयर या फिर बाह्य मंडल। ये बॉटम टू टॉप है, ऐसे टॉप टू बॉटम हम इसको बता सकते हैं। अब जो ये इनके बारे में यदि विस्तार से बताऊं, ट्रोपोस्फीयर या फिर क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल क्या है, ये ध्रुवों पे क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई जो होती है वो 8 किलोमीटर तक होती है, जबकि विषुवतीय रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है। तो 8 से 18 किलोमीटर ये वेरी करती है, ध्रुवों पे कम होती है और जो विषुवतीय रेखा है वहां पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई या फिर जो ट्रोपोस्फीयर है उसकी ऊंचाई अधिक होती है, अधिकतम ऊंचाई है ना। और जो ट्रोपोस्फीयर है इसी में इसको हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मौसम परिवर्तन जैसी घटनाएं ट्रोपोस्फीयर में होती है, जैसे कि जो बादलों का बनना हो गया, बारिश का आना हो गया, ये सब ट्रोपोस्फीयर में हो रहा है। जो हमारा सबसे नीचे वाला स्तर है ट्रोपोस्फीयर में, जैसे कि बिजली कड़कना हो गया, ये सब कुछ किस में आता है, ट्रोपोस्फीयर में। अब यदि मैं इसमें जो वायुमंडल है वो मैंने वायुदाब कहा, तो जो वायुमंडल है वो अधिक घना भी होता है बाकी मंडलों के अपेक्षा करें। घना अर्थात डेंसिटी ज्यादा है, मतलब गैसों की जो संख्या है इसमें अधिक है बजाय औरों के। इसके बाद यदि मैं दूसरा जो स्फीयर है, ये दूसरा जो मंडल है वो है समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें तापमान जो होता है वो स्थिर रहता है, लगभग स्थिर रहता है। इसकी ऊंचाई यदि मैं बताऊं तो इसकी ऊंचाई लगभग अधिकतम ऊंचाई इसकी 50 किलोमीटर तक होती है समताप मंडल की या फिर स्ट्रेटोस्फीयर की। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसमें तापमान जो है स्थिर है, और इसमें जो भी सुपरसोनिक विमान होते हैं या फिर जो भी एरोप्लेन्स होते हैं वो समताप मंडल में या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में चलते हैं, क्योंकि वो मौसमी परिवर्तन है उससे वो बच जाते हैं, क्योंकि उससे ऊपर चल रहे हैं तो वो मौसमी जो भी बादल है या फिर जो भी बादलों की वजह से दृष्टि बाधिता होगी, जो भी विजुअलिटी इश्यूज होते हैं वो इसके कारण, मौसम परिवर्तन के कारण होते हैं, बादलों के कारण होते हैं, तो वो इससे बच जाते हैं। किससे? मौसम परिवर्तन से। तो वो किस में चलते हैं, समताप मंडल में या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में चलते हैं। स्थिर ताप, और वहां पे स्थिर ताप भी होता है, तापक्रम में अंतर नहीं आता है।
और यहाँ पे जो ये समताप मंडल है, यहाँ पे ये क्षोभ मंडल के अपेक्षाकृत या फिर विक्षोभ मंडल के अपेक्षाकृत अधिक विरल होता है। विरल मतलब कम डेंस होता है, डेंसिटी इसकी कम होती है। इसके बाद और इसमें एक और पॉइंट है कि जो समताप मंडल है, इसी में जो हमारी ओजोन लेयर है, जो कि हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, सूर्य से आने वाली विकिरण में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो जो ओजोन लेयर है ये किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। O3 जिसका फॉर्मूला होता है ओजोन। और इसकी जो मोटाई है वो अधिकतर कहां से कहां तक होती है? इसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर तक ये विस्तृत है। मतलब जो समताप मंडल है वो तो 50 किलोमीटर तक है, परंतु जो इसकी ओजोन परत जो है, इसकी अधिकतर जो मोटाई है वो कितनी है? वो 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। अब यदि मैं जो ये ओजोन लेयर है इसकी बात करूं, तो जो ओजोन लेयर है ये सूर्य से आने वाली लगभग 99% यूवी रेज को या फिर अल्ट्रावायलेट रेज को या पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और अवशोषित कर लेती है। परंतु जब ये पर्यावरणीय प्रदूषण हो रहा है तो इसकी जो मोटाई है इसमें कमी आई है O3 की मोटाई में, और ओजोन छिद्र पाया गया है हमारे अंटार्कटिका के ऊपर। और अब यदि मैं आगे इसी में बात करूं, नेक्स्ट जो मंडल है, नेक्स्ट जो स्फीयर है वो है मीसोस्फीयर या फिर मध्य मंडल। मीसोस्फीयर, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई, 80 किलोमीटर तक इसकी अधिकतम ऊंचाई है। ऐसे ही जो अन्य जो चौथा मंडल है वो है आयनोस्फीयर या फिर आयन मंडल। ये आयन मंडल इसका नाम है, जैसे कि इसके नामे से पता चल रहा है आयन मंडल, तो इसमें आयंस होते हैं। आयंस अर्थात जो सौर विकिरण है, सौर विकिरण द्वारा कुछ आयंस इस आयन मंडल में फॉर्म हो जाते हैं। और इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आयन मंडल है, जो ऑरियला ऑस्ट्रेलिस है और जो ऑरियला ब्यूरेलिस है, ये जो आकाशीय घटनाएं होती हैं ये आयन मंडल में ही होती हैं, क्योंकि उसमें आयन पाए जाते हैं। इसका एक ट्रिक भी है, जो ऑरियला ऑस्ट्रेलिस है ये दक्षिणी ध्रुव में देखने को मिलता है, और जो ऑरियला ब्यूरेलिस है ये उत्तरी ध्रुव में देखने को मिलता है। ये कहां होता है? तो ये आयन मंडल में या फिर आयनोस्फीयर में होता है। इसके बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयनोस्फीयर में, जो हमारी रेडियो वेव्स हैं, जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं वो आयनोस्फीयर से टकरा करके वापस पृथ्वी में आती हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि जो रेडियो हैं वो बिना सैटेलाइट्स के, बिना उपग्रहों के भी चल सकते हैं, और जो रेडियो वेव्स का संचालन होता है वो यहीं से, मतलब रेडियो वेव्स जो होती हैं वो परावर्तित होकर वापस पृथ्वी में कहां से आती हैं? तो आयनोस्फीयर या फिर आयन मंडल से आती है। जो सबसे इसका ऊंचाई में बताना भूल गया, जो आयनोस्फीयर होता है इसकी अधिकतम जो ऊंचाई होती है वो 640 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद जो एक्सोस्फीयर है वो होता है, एक्सोस्फीयर 640 किलोमीटर के बाद जितना भी अंतरिक्ष है वो सब एक्सोस्फीयर में आता है या फिर बाह्य मंडल में आता है। अब यदि मैं आगे बात करूं किसकी, वायुमंडल में ही, वायु प्रदूषण में ही यदि आगे बात करूं संरचना की, जो मैं वायुमंडल की संरचना बता रहा था, तो वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, इसको वायुमंडल भी कहा जाता है। तो वायुमंडल क्या है? विभिन्न प्रकार की गैसों का समूह है, क्या? एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल। तो गैसें कौन कौन सी हैं? यदि मैं गैसों का संरचना बताऊं कि कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, जैसे कि हम सभी को विदित है, नाइट्रोजन है। 78.08% ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। उसके बाद ऑक्सीजन, जो कि 20.9% हमारे 20.9% या फिर इसको 21% पे डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली हम कह लेते हैं, 21% मात्रा में पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। इसी प्रकार जो तीसरे नंबर पे आती है वो आती है आर्गन, अर्थात ये एक इनएक्टिव गैस है। तो सब इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है कि इनएक्टिव गैसेस में या फिर जो इनएक्टिव गैसेस हैं उनमें, या फिर जो अक्रिय गैसें में इनको कहते हैं, अक्रिय गैसों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है आर्गन, जो कि 0.9% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इसके बाद हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड।
ये 0.321% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। और इसके बाद नियॉन आ गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब पाई जाती हैं। नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन। और फिर नीचे यदि आए उससे मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रहा हूं मैं, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, H2, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में पाई जाती है। और फिर CH4 हो गया, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड के बाद जो मीथेन है वो पाई जाती है। मीथेन के बाद हमारी जो मीथेन हो गया, फिर हमारा जो एक और अक्रिय गैस क्रिप्टॉन हो गया, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, जेनॉन है, और हमारे विभिन्न प्रकार के जो ओजोन है, ओजोन भी हमारे वायुमंडल में नेचुरली पाई जाती है, ओजोन है। या फिर उसके बाद अमोनिया है, अमोनिया NH3 फॉर्म में पाई जाती है। उसके बाद जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड पाई जाती है। उसके बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी हमारे जो वायुमंडल है उसमें नेचुरल रूप में पाई जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारी गैसों का क्रम है। और यदि मैं केवल अक्रिय गैसों का क्रम बताऊं तो वो होगा आर्गन, नियॉन, हीलियम। आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और जेनॉन, इस फॉर्म में ये पाई जाती है। डिसेंडिंग फॉर्म है ये, है ना, डिसेंडिंग मात्रा में है। और अब यदि मैं आगे बताऊं तो ये वायुमंडल की संरचना है, वायुमंडल की संरचना है। और अब यदि मैं वायु प्रदूषण की ओर बढ़ूं तो वायु प्रदूषक या फिर एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है? एयर पॉल्यूटेंट जो प्रदूषक वायुमंडल को या फिर वायु में अपनी मानक मात्रा से अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, तो वो वायु प्रदूषक का कार्य करते हैं, या फिर वो वायु प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कि CO2 हो गया, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब वायु प्रदूषक हैं। वायु प्रदूषकों के भी हम कई प्रकार पढ़ते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, इसकी भी वही परिभाषा है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो कि अपने मूल रूप में वायुमंडल को प्रभावित करते हैं और वायुमंडल प्रदूषित करते हैं। जैसे कि CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। और सेकेंडरी क्या होते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? जो कि दो या दो से अधिक जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है वो मिल करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का निर्माण करते हैं, या फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं। और इनके एग्जांपल्स वही हो गया, एसिड रेन के लिए जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं या फिर सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ये सब, या फिर एरोसॉल हो गया, ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के एग्जांपल्स हैं। इसमें जो एरोसॉल है, एरोसॉल क्या होता है? एक टर्म बताया मैंने, एरोसॉल क्या होता है? एरोसॉल जो भी वायुमंडल में उपस्थित धूल है या फिर जो द्रव है या फिर ठोस है, उनके साथ जब गैसों का मिश्रण हो जाता है तो उनका कोलाइडी फॉर्म क्या कहलाता है? एरोसॉल कहलाता है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स, यदि प्राकृतिक एरोसॉल्स की बात करूं, प्राकृतिक एरोसॉल जैसे कि कोहरा है, बादल है, ये प्राकृतिक एरोसॉल्स है। जबकि मानव जनित एरोसॉल्स जो भी स्मॉग होता है, स्मोक प्लस फॉग या फिर धूम्र प्लस धुंध क्या कहलाती है? स्मॉग कहलाती है। तो जो भी स्मॉग है ये क्या है? स्मॉग है, ये क्या है? मानव जनित एरोसॉल है स्मॉग। और यदि अब मैं आगे बात करूं इसकी पॉल्यूटेंट्स के, और पॉल्यूटेंट को और भी प्रकार में बांटा गया है। जैसे कि दो प्रकार, इसकी प्रकृति के आधार पर यदि मैं बात करूं तो प्रकृति के आधार पर जैसे कि गैसीय प्रदूषक और कणकीय प्रदूषक। गैसीय प्रदूषक जो कि गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, या फिर जो कि जीवाश्म ईंधनों के दहन से जो प्रदूषक बनते हैं। जैसे कि जीवाश्म ईंधनों के दहन से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये से बन रहे हैं जीवाश्म ईंधनों के दहन से। ऐसे ही रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से जो भी प्रदूषक बनते हैं, गैसीय प्रदूषक बनते हैं, वो गैसीय प्रदूषक कहलाता है। अब यदि मैं आगे बात करूं कणिकीय प्रदूषक अर्थात जो कि पार्टिकल्स फॉर्म में पाए जाते हैं, इनके नाम से ही पता चला पार्टिकल्स फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि जो कि धुंध के रूप में पाए जाते हैं। अब यदि मैं आगे बात करूं किसकी,
इन पॉल्यूटेंट्स की बात करूं तो नाम के आधार पर इनको 3 नामों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि फिजिकल पॉल्यूटेंट्स, केमिकल पॉल्यूटेंट्स एंड बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। फिजिकल पॉल्यूटेंट्स, केमिकल पॉल्यूटेंट्स एंड बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। फिजिकल पॉल्यूटेंट्स जैसे कि ऊष्मा एक फिजिकल पॉल्यूटेंट है। ऐसे ही रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं वो फिजिकल पॉल्यूटेंट्स आते हैं। अब यदि मैं रासायनिक पॉल्यूटेंट्स की बात करूं तो रासायनिक पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या आते हैं, सभी जैसे कि रासायनिक गैसें हैं, रासायनिक जो भी कीटनाशक हैं, ये सभी किस में आते हैं, रासायनिक पॉल्यूटेंट्स में आ गए। ऐसे बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या आते हैं, तो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स में जैसे कि जो रासायनिक उर्वरक हैं वो भी जो उर्वरक हैं ये बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। और अब यदि मैं आगे बात करूं वायुमंडल है, जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण के प्रभावों की यदि बात करूं कि वायु प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हम पर हो रहे हैं या फिर दुष्प्रभाव भी इसको कह सकते हैं, दुष्प्रभावों की बात करो तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो है वैश्विक तापमान में वृद्धि या फिर ग्लोबल वार्मिंग जिसको कह सकते हैं। इसके लिए एक टर्म होता है ग्लोबल वार्मिंग, कह सकते हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन। अब या फिर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जिसको कहते हैं। अब यदि मैं आगे इसके बारे में बताऊं तो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और हमारे जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके अधिक से अधिक उत्सर्जन की वजह से, उनमें भी सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक से अधिक उत्सर्जन की वजह से, यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बताऊं तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक रोल कार्बन डाइऑक्साइड का 50% रोल कार्बन डाइऑक्साइड प्ले करती है। ऐसे ही सेकंड नंबर पे जो CH4 है, जो मीथेन है, वो 20% रोल ग्रीन हाउस गैसेस में प्ले करती है। ग्रीन हाउस गैसें क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसें तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये सूर्य से जो विकिरण आ रही हैं पृथ्वी पे वो उसको अवशोषित करने का कार्य करती है। तो ये यदि एक मात्रा में है तो ये यदि एक निश्चित मात्रा में है या फिर प्राकृतिक मात्रा में है तो ये लाभदायक है, किंतु यदि ये उस मात्रा को मानक मात्रा से अधिक मात्रा में पाई जा रही है या फिर अधिक मात्रा में उनका उत्सर्जन हो रहा है तो ये वैश्विक तापमान में वृद्धि कर रही हैं, जिससे कि ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। और जो इसकी एक घटना भी बताऊं, यदि मैं वैश्विक जो तापमान की वृद्धि से वैश्विक या फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसके यदि एक घटना बताऊं तो इसकी वजह से 1952 में 1952 में लंदन में एक ब्राउन स्मॉग है। स्मॉग क्या है, स्मोक प्लस फॉग, जैसे कहा मैंने, स्मॉग धूम्र प्लस जो धुंध है वो मिलकर के स्मॉग बनाती है। तो जो ब्राउन स्मॉग है, एक ब्राउन कलर का स्मॉग कहाँ, जो लंदन है, लंदन शहर में 5 दिनों तक फैला रहा, जिससे कि वहां के लोगों को ब्रोंकाइटिस जो कि श्वास संबंधी बीमारी होती है, श्वास संबंधी बीमारी ब्रोंकाइटिस और ऐसे ही एक श्वास संबंधी बीमारी हुई और हृदय संबंधी बीमारी इसके कारण हुई। किसके कारण, इस ब्राउन स्मॉग के कारण। तो ऐसे ही क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर यूरोप में चल रहा था तो वहां पे ये बीमारियां देखने को मिली। ऐसे यदि मैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, इंडिया में इसी वायु प्रदूषण के कारण जो कोलकाता सिटी है, कोलकाता सिटी हमेशा हर समय हर दिन 1300 टन से अधिक CO2 को या फिर ग्रीन हाउस गैसेस को उत्सर्जित करता है और इसीलिए उसको हम स्मॉग सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। किसको, कोलकाता सिटी को स्मॉग सिटी ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आज भी देखने को मिलते हैं। विभिन्न जब ग्लेशियर पिघलेंगे, यदि मैं वापस आऊं तो जो ग्लेशियर, जब वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जिसके कारण जो भी समुद्र तट के किनारे जो भी बड़े नगर जो हैं, सिटीज जो हैं वो बसी हुई है, जैसे कि मुंबई है, भारत के भी कई सारे बड़े नगर, अधिकतर जो बड़े नगर होते हैं समुद्र के तट पे ही बनते हैं या फिर नदियों के किनारे ही बनते हैं, जो भी सिविलाइजेशन बनती हैं। तो जब वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी तो उन पर प्रभाव पड़ेगा और वो जलमग्न हो जाएंगे। और अब यदि मैं आगे बात करूं तो ये इसका पहला प्रभाव है वैश्विक तापमान में वृद्धि या फिर ग्लोबल वार्मिंग। इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैश्विक तापमान में वृद्धि का कि ये देखा गया है कि 2030 तक जो एक पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर होता है, पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर या फिर औसत तापमान होता है, तो अभी पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग है। औसत तापमान अर्थात जैसे कि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने गर्मी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी होती है। इसी प्रकार ये चक्र चलता रहता है कि जब उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होगी, नीचे गर्मी होगी और नीचे ठंडी होगी तो
उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी। तो यदि मैं औसत तापमान की बात करूं, पूरे पृथ्वी का औसत तापमान, तो वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि ये संभावनाएं हैं जो 2030 है, 2030 तक वायुमंडल में, 2030 तक पृथ्वी के औसत तापमान में लगभग 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की संभावना है 2030 तक। क्योंकि जो CO2 की मात्रा है वायुमंडल में, CO2 एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। जब भी मैं ग्रीन हाउस गैस कह रहा हूं, इसका अर्थ है वो सौर विकिरणों को अधिक से अधिक अवशोषित कर रही है, इसीलिए वो ग्रीन हाउस गैस है। तो CO2 सबसे प्रमुख गैस है। जो CO2 है, इसकी मात्रा हम ppm में कैलकुलेट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में यदि कैलकुलेट करें तो अभी ये 360 ppm लगभग वायुमंडल में पाई जाती है। किंतु अनुमान है कि 2030 तक इस CO2 की मात्रा 640 ppm तक बढ़ सकती है। और इसी वजह से पृथ्वी के वैश्विक तापमान जो है, औसत तापमान जो है, उसमें पृथ्वी के औसत तापमान में 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि की आशंका है। अब यदि मैं आगे बात करूं, इसी ppm की यदि मैं बात करूं, ये जो पॉइंट है छूट गया है कि वायुमंडल के जो वायु प्रदूषक होते हैं या प्रदूषण है, उसकी मात्रा को कैसे मापा जाता है। तो ppm पार्ट्स पर मिलियन में मापा जाता है। और इसका एक और मात्रक होता है माइक्रोग्राम इसका मात्रक होता है माइक्रोग्राम घन मीटर, या ऐसे इसका मात्रक है। ये माइक्रो क्या होता है, तो माइक्रो होता है 10⁻³ अर्थात 1 मिलीग्राम में 1/1000 माइक्रोग्राम होते हैं। और इसमें इसको हम मापते हैं, किसको, प्रदूषकों को, वायु प्रदूषकों को मापते हैं। तो ppm में हमने 360 ppm से आगे बढ़ने की संभावना है। अब यदि मैं आगे बात करूं वैश्विक तापमान के प्रभावों की, तो वैश्विक तापमान के और क्या क्या प्रभाव होंगे। तो वैश्विक तापमानों के यदि मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे प्रभाव की बात करूं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसमें भी यदि मैं पादपों की अलग बात करूं, जंतुओं की अलग बात करूं, इनके अंदर सब टॉपिक्स हो सकते हैं। जैसे कि यदि मैं केवल जंतुओं की बात करूं, तो जंतुओं में मानव भी आता है। तो जो वायुमंडलीय जो वायु प्रदूषण है, उसका जंतुओं पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु प्रदूषण का, जो भी वायु प्रदूषण में उपस्थित गैसें हैं, वो यदि वो जीव जंतु हैं, वो श्वसन के रूप में उसको लेते हैं, तो उनके श्वसन क्रिया, उनके जो फेफड़े हैं उनमें उसका असर पड़ता है, जीव जंतु के उनकी श्वसन क्रिया में उसका असर पड़ता है। और इसी प्रकार से यदि मैं पौधों की बात करूं, पौधों में वायु प्रदूषण का क्या असर पड़ता है। तो पौधों में वायु प्रदूषण की वजह से जो पौधे हैं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे कि वो वाष्पीकरण करती हैं। उनको स्टोमेटा कहा जाता है, छिद्रों को पौधों की पत्तियों में। तो जो पौधों की पत्तियां, उसमें चिकनाहट पाई जाती है। चिकनाहट क्यों पाई जाती है, ताकि वो उसको पाले से, धूप से, या फिर जो भी हानिकारक गैसें उनसे बचा पाए। परंतु जो ये वायुमंडलीय प्रदूषक गैसें हैं, वो उस चिकनाहट को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से जो उसकी बचाव के लिए, उसके जो पेड़ पौधों के पत्तियों के बचाव के लिए उसको चिकनाहट दी गई थी, ताकि वो पाले से या फिर जो भी वायुमंडलीय प्राकृतिक क्रियाएं हैं उनसे बच पाए, तो वो उनसे नहीं बच पाता है, कौन, पादप। इसी प्रकार से जो वायु प्रदूषक हैं, वायु प्रदूषक पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, कौन, वायु प्रदूषक गैसें। इसी प्रकार से यदि मैं आगे वापस बात करूं, वायु जो प्रदूषक होते हैं वो जंतुओं को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो जो वायु प्रदूषक हैं उसमें जो वायु प्रदूषक हैं वो वैश्विक तापमान में वृद्धि कर रहे हैं। तो जंतुओं पर उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कुछ जंतु जो है वो उसकी वजह से विलुप्त हो चुके हैं, किसकी, वैश्विक तापमान में वृद्धि की वजह से। तो ये भी जंतुओं पर प्रभाव है कि विलुप्त की कगार पर है। कुछ जो जंतु हैं वो, उनका पारिस्थितिकी संतुलन जो है वो, पारिस्थितिकी जो तंत्र है उनका बिगड़ चुका है। जैसे कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ता है इसकी वजह से, प्रदूषकों की वजह से, वायु प्रदूषकों की वजह से। अब यदि आगे मैं बात करूं इसके प्रभाव की, और अधिक प्रभावों की वायु प्रदूषक के,
वायु प्रदूषण के। तो तीसरा जो इसका प्रभाव होगा वो होगा समताप मंडल या फिर जो स्ट्रेटोस्फीयर या फिर उसमें जो पाई जाने वाली ओजोन लेयर है उस पर इसके प्रभाव की बात करूं, किसके वायु प्रदूषण के प्रभाव की बात करूं, तो जैसे कि मैंने कहा कि ओजोन परत जो है उसका जो आकार है, उसकी मोटाई जो है वो कम हो रही है। किसकी वजह से? जो वायु प्रदूषक गैसें हैं उसकी वजह से। वायु प्रदूषक गैसें जो हैं, वायु प्रदूषक गैसें हैं उसकी वजह से, और इसकी वजह से जो पराबैंगनी किरणें हैं, इसकी वजह से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हम तक डायरेक्टली पहुंचेंगी। अगर ओजोन धीरे धीरे जहां पे खत्म होगी, वहां से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो यदि हम पर सीधा पहुंचेंगी तो फिर से जंतुओं पर उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि त्वचा कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, स्किन कैंसर जो होते हैं वो किसकी वजह से होगा? हमारे यूवी रेज की वजह से, जो कि सन से डायरेक्टली आएंगी। तो अब यदि मैं आगे बात करूं इसके अन्य प्रभावों की, वायु प्रदूषण के अन्य प्रभावों की, तो वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा एसिड रेन होती है, वो भी किसके कारण होती है? वायु प्रदूषकों के कारण होती है। मुख्यतः कौन से वायु प्रदूषकों के कारण अम्लीय वर्षा होती है? SO2 और NO2, अर्थात सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ये पानी के साथ मिलके क्या नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और HNO3, ये सल्फ्यूरिक अम्ल और जो नाइट्रिक अम्ल है ये बनाते हैं। भले ये डाइल्यूट फॉर्म में बनाते हैं, परंतु बनाते हैं जिससे कि पर्यावरण में उपस्थित सभी पादपों को एवं जंतुओं को, विशेषकर जो जंतु हैं उनको इसका बुरा असर देखने को मिलता है। जैसे कि विभिन्न, यदि मैं देशों की बात करूं तो कौन से देश अम्लीय वर्षा से सबसे अधिक ग्रस्त है? तो अमेरिका हो गया, स्वीडन हो गया और नार्वे हो गया। नार्वे और स्वीडन इसमें टॉप पे आते हैं। नार्वे और स्वीडन जो है और अमेरिका जो है वो अम्लीय वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित है। अब यदि मैं आगे बात करूं अम्लीय वर्षा से आगे कि वायु प्रदूषण के और क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो वायु प्रदूषण के प्रभाव पदार्थों पे, विभिन्न पदार्थों पे, तो जैसे कि हमने सुनने में आया था जो ताजमहल है जिसका रंग सफेद है, उसका रंग अब पीला हो रहा है। क्यों? क्योंकि औद्योगिक, जो उसके आसपास उपस्थित औद्योगिक फैक्ट्रीज हैं, इसमें सबसे अधिक जो प्रभाव माना जाता है वो किसका माना जाता है? तो आगरा में उपस्थित चमड़े के उद्योग का। आगरा में उपस्थित जो चमड़े के उद्योग हैं और मथुरा में उपस्थित जो तेल शोधन कारखाने हैं, तो मथुरा में उपस्थित तेल शोधन कारखाने और आगरा में उपस्थित चमड़ा उद्योग और तेल शोधन कारखाने, ये सब किसके लिए इन सब से निकलने वाली जो गैसेस हैं वो किसको प्रभावित कर रहे हैं? ताजमहल को प्रभावित कर रही हैं। ये धीरे धीरे ये प्रक्रिया होती है, और तो इसका जो प्रभाव है, जो वायु प्रदूषण का या वायु प्रदूषकों का जो प्रभाव है वो पदार्थों पर भी, विभिन्न पदार्थों पर भी पड़ता है। अब यदि मैं आगे बात करूं कि जो वायु प्रदूषक होते हैं उनका मानव शरीर पे क्या असर पड़ता है? मानव शरीर पे क्या असर पड़ता है? मानव शरीर पे क्या असर पड़ता है? विभिन्न अंगों पे क्या असर पड़ता है मानव शरीर के? तो जैसे कि मैंने कहा, शीशा या फिर जो लेड है वो मानव शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को या फिर मस्तिष्क को असर करता है। और यदि मैं बात करूं पारे की, जो कि Hg है, पारे का मिनी माता रोग इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पारे का जो मिनी माता रोग है वो होता है, इससे विकलांगता आ सकती है पारे से। और पारे का जो एक भी कण यदि मानव शरीर में पहुंचता है तो वो पाचन तंत्र को डैमेज कर सकता है, वो किडनी को डैमेज कर सकता है। कौन? पारा। और हमारी जो स्मरण शक्ति होती है या फिर जो याददाश्त शक्ति होती है वो पारे के कारण ही क्षीण होती है, कम हो जाती है। और एक अमेरिकन स्टडी है कि जो पारा है, पारे के कारण जो इंटेलिजेंस कोशेंट है या फिर IQ लेवल है बच्चों में कम हो रहा है। अमेरिका के प्रत्येक 30 बच्चों में से एक बच्चे में पारे का दुष्प्रभाव देखने को मिला है, और उनमें जो IQ लेवल है वो कम हो रहा है। किसकी वजह से? केवल और केवल पारे की वजह से, क्योंकि पारे की वजह से। अब आगे यदि मैं बात करूं, नेक्स्ट जो एयर पॉल्यूटेंट है वो मानव शरीर के किस अंग पे प्रभाव डालती है? तो जैसे कि कैडमियम मानव शरीर के रक्तचाप या फिर इसको यदि हम कहें, ये श्वास विष गैस भी कहा जाता है। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, श्वास विष या फिर रेस्पिरेटरी पॉइजन कैडमियम को कहा जाता है। ये मानव के रक्तचाप पर प्रभाव डालती है और हृदय संबंधी बीमारियां इससे होती हैं।
कैडमियम से होती है। अब यदि आगे बात करूं तो बेंजीन, बेंजीन जो एक बड़ा ही रासायनिक एलिमेंट है बेंजीन C6H6, और इससे मानव के किस अंग पे प्रभाव पड़ता है, तो इससे रक्त कैंसर रोग जो है वो हो सकता है, किसके कारण, बेंजीन के कारण। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि मैंने कहा दम घोटू रोग, दम घोटू गैस इसको कहा जाता है, तो इससे मानव का जो स्वास्थ्य तंत्र है उस पर प्रभाव डालता है, और ये मृत्यु का कारण भी बनता है। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैपिटल C कैपिटल O। इसके बाद CO2, जैसे कि वैश्विक तापमान में वृद्धि कर रही है। ऐसे ही यदि अन्य गैसों की बात करूं तो अन्य गैसें जैसे कि CH4, मीथेन जो है वो भी डायरेक्टली यदि मानव के संपर्क में आती है तो वो मानव के नेत्रों को और इनको प्रभाव डालती है, मानव के नेत्रों को और मानव के स्वास्थ्य तंत्र में प्रभाव डालती है। कौन, CH4 या फिर मीथेन गैस। और अन्य गैसें जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो मानव में प्रभाव डालती हैं, और जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ये अम्लीय वर्षा के रूप में मानव में त्वचा कैंसर का कारण बन सकती हैं। जो यूवी रेज जब जो ओजोन परत जो होती है वो छीनी हो जाएगी तो यूवी रेज का त्वचा कैंसर पे प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये मानव पर इसके प्रभाव पड़ सकते हैं, और ये पूरा जो वायुमंडलीय टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।